छत्तीसगढ़ आज हर क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यह राज्य 1 नवंबर 2001 में मध्य प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया और एक नया राज्य बना, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। एक नवंबर 2000 को झारखंड, उत्तराखंड व छत्तीसगढ़ 3 राज्य अस्तित्व में आए थे। इस राज्य में प्राकृतिक धरोहरों की पर्याप्तता है, जिसके चलते यहाँ संभावनाएं अत्यधिक हैं। देश भर में लगातार वन क्षेत्र सिकुड़ते जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में 165 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोयला, लोहा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, डोलोमाइट, हीरा, टीन अयस्क, कोरंडम, आकार्य पत्थर, जेमस्टोन, स्वर्ण व बेस मेटल सहित कई महंगे खनिज प्राप्त हो रहे हैं, जो यहाँ की आर्थिक स्थिति के सुधार में कारगर भूमिका निभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का हर एक जिला अपने आप में अलग अलग सांस्कृतिक व लोक कलाओं की धरोहरों से पूर्ण है। कर्मा, ददरिया, सुआ, पंथी नृत्य, सरगुजिहा गीत व नृत्य तो कहीं बास गीत छत्तीसगढ़ के अलग ही रूप को प्रदर्शित करते हैं। सांस्कृतिक धरोहरों से पूर्ण छत्तीसगढ़ में आस्था के कई केंद्र प्राचीन काल से विद्यमान हैं। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी विराजमान हैं, जिन्हें 51 शक्तिपीठों में शामिल होने का गौरव हासिल है। वहीं रतनपुर, अंबिकापुर व हरदी में मां महामाया के नाम से विराजित हैं, जहां साल में 2 बार चैत्र नवरात्र और कुवार नवरात्र में ज्योति कलश स्थापित किए जाते हैं, जो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। छत्तीसगढ़ को वैदिक काल में दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में छत्तीसगढ़ नंदों और मौर्यों के विस्तृत साम्राज्य के अंतर्गत था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के मध्य के 3य चरण में शरभपुरियों ने सत्ता स्थापित की। शरभपुरी वंश के सुदेवराज, प्रवरराज और व्याघ्रराज छत्तीसगढ़ में राज कर रहे थे। 8वीं सदी में भद्रावती के सोमवंशी पांडव नरेशों ने सिरपुर को बसाया। सिरपुर गुप्तकाल और पर्वती काल तक दक्षिण कोसल या फिर महाकोसल की राजधानी रही। सिरपुर छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर से 70 किलोमीटर दूर महानदी के तट पर स्थित है। साथ ही 9वीं शताब्दी के अंत में त्रिपुरी के कलचुरियों ने दक्षिण कोसल में अपनी शाखा स्थापित की। कोकल देव के राज्यकाल में कलिंग राज नामक कलचुरी राजपुत्र ने दक्षिण कोसल को जीतकर तुम्मान नगर को अपनी राजधानी बनाया। 11वीं शताब्दी के मध्य में कलचुरी शासक रत्नदेव ने रतनपुर नगर बसाकर यहाँ अपनी राजधानी स्थापित की। कलचुरी के शासन का छत्तीसगढ़ के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। लगभग 225 सालों तक कलचुरी नरेशों का इस क्षेत्र में सुदृढ़ शासन रहा, जिन्होंने प्रशासन के अतिरिक्त व्यापार, व्यवसाय और स्थापत्य कला को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया। लेकिन कालांतर में रतनपुर के राजा से मतभेद होने के चलते इसी वंश के सिंहण ने स्वतंत्र होकर रायपुर को अपनी राजधानी बना लिया। सत्रह 1741 में जब भोसले वंश के शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया, तब रतनपुर और रायपुर में रघुनाथ सिंह और अमर सिंह शासन कर रहे थे। भास्कर पंत ने रतनपुर और रायपुर दोनों स्थानों पर कलचुरियों की सत्ता समाप्त कर दी। शुरुआत में मराठों ने रतनपुर के शासक रघुनाथ सिंह के पुत्र मोहन सिंह को छत्तीसगढ़ का शासक बनाया। बाद में 1755 ईस्वी में रघुजी भोसले के छोटे भाई बिबानजी भोसले ने मनमोहन को हटाकर यहाँ अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। 18वीं सदी के शुरुआत में ही शासन की स्थिति दयनीय हो गई थी। इस समय तक कलचुरी शासन अनेक छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था और केंद्रीय शक्ति कमजोर हो चुकी थी। कलचुरी शासक निजी सुखों की पूर्ति की ओर ध्यान देने लगे थे, अतः उनके समय में इस क्षेत्र पर बाहरी आक्रमण होने लगे। मराठा शासन के आगमन के साथ ही रतनपुर राज्य के प्राचीन वैभव का ह्रास होने लगा। तृतीय मराठा युद्ध के फलस्वरूप 1818 ईस्वी में भोसले राज्य का प्रशासन अंग्रेजों के हाथ में आ गया। 1830 तक ब्रिटिश रेसिडेंट द्वारा सुपरिटेंडेंट नामक अधिकारी नियुक्त किया गया, जो रेसिडेंट के नियंत्रण में इस क्षेत्र की प्रशासन व्यवस्था देखते थे। इस अवधि में अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ में सामान्यतः मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था को ही बनाए रखा। रघुजी तृतीय के वयस्क होने पर अंग्रेजों ने 1830 ईस्वी में नागपुर राज्य का नियंत्रण उसके हाथों में दे दिया।
रघुजी ने छत्तीसगढ़ में पुनः सूबा की नियुक्ति की, जिसका मुख्यालय रतनपुर के स्थान पर रायपुर हो गया। 11 दिसंबर 1853 को रघुजी तृतीय की मृत्यु हो गई। उनके संतानहीन होने के चलते लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति द्वारा भोसले राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इस तरह 1854 में छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी सत्ता स्थापित हुई। TCP 24 के लिए महेंद्र साहू की रिपोर्ट।